हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमने PYQ सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट की है। इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हम आपको ईयर वाइज सॉल्व ना करवा के क्या करवा रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करवा रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके कि हर सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कौन सा एरिया है जहाँ पे आपको फोकस करना है, वो कौन से प्रोविजंस है जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है, और वो कौन से प्रोविजंस है जिनको आप थोड़ा लाइटली लेके चल सकते हो, जहां से कभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, वो कौन सा एरिया है जिसको आप टोटली इग्नोर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको पता चल रही है हमारे इन वीडियोस के साथ। क्यों? क्योंकि हम इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करवा रहे हैं। अदरवाइज अगर अपन ईयर वाइज सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर क्या इशू आएगा, आपको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि किस सब्जेक्ट से हर साल कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, जब आप इसको सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करोगे PYQ को, तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि किस एक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो वी रियली होप कि आपको इन सब वीडियो से बहुत हेल्प मिल रही होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, जिनको इन वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। अगर आपको भी हमारे इन वीडियो से हेल्प मिल रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं, या फिर हमारे वीडियोस के अंदर क्या हमें चेंज करना चाहिए, अगर आपको कोई भी सजेशन, आप कुछ भी तरीके से हमें कोई भी चीज़ बोलना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बोल सकते हैं, ताकि हम इन वीडियोस को और बेहतर बना सकें। क्योंकि ये वीडियोस हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है और अगर आप हमें बताओगे तो हम उस रिक्वायरमेंट को ज़रूर फुलफिल करने का ट्राई करेंगे। ओके, तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ नए एक्ट के साथ। देखिए, आज हम कुछ माइनर एक्ट्स उठाएंगे और हम 4 अलग अलग एक्ट एक साथ कवर करने वाले हैं। 4 एक्ट किस लिए? क्योंकि देखिए, इन एक्ट से बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो एक दिन में अगर आप एक ही एक्ट कवर करते तो हार्डली 5 to 10 मिनट का वीडियो होता। तो अपन 4 डिफरेंट एक्ट को कवर करेंगे, ताकि आपका जो ये पोर्शन है थोड़ा जल्दी कवर हो जाए, PYQs आपके थोड़े जल्दी कवर हो जाए, ताकि आप अपने रिवीजन के अंदर अच्छे से फोकस कर पाओ और आपको पता रहे कि कहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान लगाना चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले अपन क्लॉक अपनी ओपन कर लेते हैं। और जैसा कि आपको पता है, अपन ने स्टार्ट किया था 1 मिनट के साथ, लेकिन धीरे धीरे अब अपन कम करते करते 40 सेकंड पे आ गए, यानी कि 40 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और धीरे धीरे अब वीडियो के अंदर अपन क्या करते हैं, 40 से 30 पे जाते हैं, 30 से 20 पे भी जाते हैं, और कल तो अपन ने उससे भी कम टाइम लिया था। तो इस तरीके से अपन धीरे धीरे अपनी स्पीड पे भी काम कर रहे हैं, ताकि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, और ताकि जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, जो लेंथी क्वेश्चंस है, जहां पे आपको अपना दिमाग लगाना है, वहां पे आप ज्यादा टाइम दे पाओ। अदरवाइज क्या होगा, आप जो इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, उस पर भी उतना ही टाइम लगाओगे। अगर उतना ही टाइम वहां पे लगाने वाले हो, तो फिर जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, जो आपका टाइम मांगते हैं, उन क्वेश्चंस के ऊपर आप कैसे ध्यान दोगे। इसलिए अपन को क्या करना है, जो क्वेश्चन डायरेक्ट है उनको अपन को फटाफट सॉल्व करना है, ताकि अपन उस टाइम को बचा सके। क्योंकि देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, वो है टाइम पीरियड की। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो अगर आप इस तरीके से लेके चलोगे कि 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो अब यहाँ पे देखो, आपको मोर और लेस 1.2 1.1 मिनट मिलने वाला है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो आपके 2 से 3 मिनट भी लेगा, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप टाइम को मैनेज नहीं करोगे, तो आपको प्री एग्जामिनेशन को क्लियर करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। इसलिए आपको क्या करना है, अपने टाइम को मैनेज करना है। और वो कैसे मैनेज करोगे, जब भी आप PYQ सॉल्व कर रहे हो या कोई मॉक सॉल्व कर रहे हो, तो उसके अंदर अपने साथ घड़ी को जरूर लेके बैठो, ताकि आपको पता चल सके कि आप एक्चुअल में कितना टाइम किस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर लगा रहे हो। और फिर धीरे धीरे उन टाइम क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करना चालू करो, ताकि आपका टाइम पीरियड रिड्यूस हो सके। क्योंकि देखो, जब भी आप प्री एग्जामिनेशन की बात करते हो, तो 2 घंटे में आपको पेपर एक बार सॉल्व नहीं करना है, 2 घंटे में एटलीस्ट आपको पेपर 3 बार सॉल्व करना होता है। आप क्या करते हो, फर्स्ट रीडिंग में वो क्वेश्चंस करते हो जो इजी हैं, जो आपको पढ़ते ही आ गए, ठीक है। तो एक रीडिंग आपकी उनकी लगेगी, फिर उसके बाद सेकंड रीडिंग में लगेगा थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन जिनमें आपको दिमाग लगाना है, वो सॉल्व करोगे। फिर फाइनली जब एंड पीरियड होगा, तब आपको क्या करना है, तब आपके वो क्वेश्चन रह जाएंगे जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और आपको बिल्कुल नहीं आ रहे। तो अब उनके अंदर आप क्या करते हो, थोड़े से कैलकुलेटेड रिस्क लेना चालू करते हो। तो इस तरीके से आपको 3 रीडिंग करनी होती है पेपर की, तब जाके आप उस पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हो, है ना। तो अपन को टाइम बहुत ज्यादा जो है संभाल के चलना पड़ता है, संभाल के खर्च करना पड़ता है। तो टाइम पीरियड का आपको जरूर ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन टाइम सेट कर लेते हैं 40 सेकेंड।
40 सेकंड अपन देंगे। चलो आज अपन थोड़ा और प्रेशर डालते हैं अपने ऊपर कि अपन 35 सेकंड टाइम पीरियड लेंगे। 35 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और धीरे धीरे अपन इस टाइम पीरियड को फिर रिड्यूस करते हुए चलेंगे। ओके, तो जो सबसे पहला एक्ट अपन सॉल्व करने वाले हैं वो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसको आप नॉर्मली डीवी एक्ट के नाम से भी जानते हो। तो अपन सबसे पहले डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी कि डीवी एक्ट को सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन 2013 में आया था इस एक्ट से, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Under the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, besides passing order for protection and residence, a magistrate can pass custody order, compensation order, ex parte orders, all of the above. इसको मैं रखूंगा बहुत ही इजी कैटेगरी में, बहुत इजी क्वेश्चन। लास्ट 5 सेकेंड्स। ओके, टाइम अप। देखिए डीवी एक्ट के अंदर क्या होता है कि जब भी आप प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करते हो तो उसके अलावा आपके जो मजिस्ट्रेट हैं उनके पास ये पावर होती है कि वो प्रोटेक्शन ऑर्डर के साथ साथ अदर ऑर्डर्स भी पास कर सकते हैं ताकि जो एग्रीड वुमेन है उसको एक्चुअल में रिलीफ दिया जा सके, एक्चुअल में जस्टिस प्रोवाइड करवाया जाए। तो यहाँ पे ये सारे ही ऑर्डर आप प्रोटेक्शन ऑर्डर के साथ पास कर सकते हो, है ना, ये सारे ऑर्डर। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। आप ये सारे ऑर्डर पास कर सकते हो विद प्रोटेक्शन ऑर्डर। 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, अब अपन चलते हैं 2015 के अंदर। ठीक है, 2015 में कितने क्वेश्चन पूछे गए? As per section 2Q of the act, respondent means and include any person who is in domestic relationship with the aggrieved person and against whom the aggrieved person has sought relief under the act. Male partner when aggrieved female is living in a relationship with him in the nature of a marriage. The female relatives of the husband of the aggrieved wife seeking their removal from the shared household. None of the above. Again बहुत easy है। देखो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जो डेफिनेशन क्लॉज है उसमें कुछ डेफिनेशन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीड वुमेन हो गया, शेयर्ड हाउस होल्ड हो गया, ठीक है, रेस्पोंडेंट हो गया, डोमेस्टिक रिलेशनशिप हो गई। तो ये सारी जो डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। एग्रीड वुमेन, तो ये सारी डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। देखिए डेफिनेशन क्लॉज तो चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का हो या फिर किसी दूसरे एक्ट का हो, डेफिनेशन क्लॉज आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि डेफिनेशन क्लॉज से क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि डेफिनेशन क्लॉज है तो बस वो इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेशन क्लॉज से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इसलिए आपको डेफिनेशन क्लॉज बहुत अच्छे से पता होना चाहिए हर एक एक्ट का। तो यहाँ पे देखिए जब आप बात करते हैं 2Q के अंदर रेस्पोंडेंट की, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ये। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ये। ओके, क्या ये चीज समझ में आ गई आपको? एनी पर्सन हु इज इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द एग्रीड पर्सन एंड अगेंस्ट हुम द एग्रीड पर्सन इज सॉट रिलीफ अंडर द एक्ट। तो रेस्पोंडेंट की ये डेफिनेशन है। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर पर। अब देखो एक एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर साल। अब देखते हैं कि आगे ये पैटर्न रिपीट होता है या फिर कुछ चेंजेस हैं इसके अंदर। ठीक है, चलते हैं अपन 2016 में। पहला क्वेश्चन, ओके, अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इस टाइम पर रिलेवेंट नहीं रहा है या फिर एटलीस्ट इसके ऑप्शन चेंज होंगे। क्यों? क्योंकि देखो पहले डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हुआ करता था ये। लेकिन अब आपको पता है 2019 के अंदर जब से जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है तब से जो ये एक्ट्स है, सारे लॉज हैं, वो जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल हो गए, इसलिए अब ये क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है ना, ये क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है। तो अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रीड करिए और आंसर दीजिए इसका। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि देखो जहां पे भी टाइम पीरियड पूछ लेते ना वो अपना आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं जब आप इतने सारे एक्ट्स को एक साथ पढ़ोगे, है ना, हर एक्ट में कुछ ना कुछ टाइम पीरियड दिया हुआ है तो बहुत सारा जंबल हो जाता है ये। तो इसलिए टाइम पीरियड के ऊपर जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होता है, अच्छा क्वेश्चन होता है। ओके, टाइम अप। देखिए यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ्स, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर उन्हें नेक्स्ट डेट जो है फिक्स करनी होती है। अब देखिए 2013 में एक क्वेश्चन आया, 15 में एक क्वेश्चन आया,
16 में 2 क्वेश्चन आ गए, 16 में 2 क्वेश्चन आए आपके सामने। ओके तो यानी कि आपको एक चीज समझ में आई होगी, एक दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब अपन आगे देखते हैं कि क्या ये पैटर्न रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि देखो 2017 के बाद जो है सिलेबस चेंज हुआ था, बहुत सारे एक्ट्स को हटा दिया गया था। तो अपन ये भी देखेंगे जब 2017 के बाद बहुत सारे एक्ट्स को हटाया गया तो क्या डीवी एक्ट के प्रपोर्शन में कुछ चेंजेस आए नहीं आए, क्या तब भी 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या उन क्वेश्चन की लिमिट 3 से 4 हो गई है ना। तो अपन को ये चीज भी नोटिस करनी होगी। चलिए अपन चलते हैं 2017 में। नॉन कंप्लायंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पास अंडर प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इज एन ऑफेंस? मेंटेनेंस ऑर्डर, कस्टडी ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑर्डर। ओके इसका वैसे तो आंसर आपको पता चल गया होगा। इसका आंसर है प्रोटेक्शन ऑर्डर, जो आपको सेक्शन नंबर 31 में दिया हुआ है कि अगर कभी भी कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया गया, उसका वॉयलेशन किया जाता है बाय द रेस्पोंडेंट, तो ऐसी सिचुएशन में उसको एक ऑफेंस कंसीडर किया जाता है और जो अक्यूज्ड है उसके अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है। ओके तो ये चीजें आपको सेक्शन 31 में देखने को मिलेगी। अब देखो 2017 में भी एक क्वेश्चन आया, यानी कि जब पुराना सिलेबस था, नंबर ऑफ एक्ट्स बहुत ज्यादा थे, तब क्या हो रहा है, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, इस तरीके से पूछे जा रहे हैं। अब अपन चल रहे हैं 2019 में, जब सिलेबस चेंज हो चुका है, पहली बार रिड्यूस सिलेबस के साथ क्वेश्चंस पूछे गए। तो चलिए अपन देखते हैं क्या 2019 में भी कुछ पैटर्न के अंदर बदलाव किया गया या फिर सेम पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। ओके 2019 सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो अपने आप में डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है, और ऊपर से माइनर एक्ट का अगर कोई जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो वो और डिफिकल्ट हो जाता है। ओके टाइम अप। अब देखिए यहां पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1, सरस्वती वर्सेस बाबू। इसके अंदर ये चीज आपको बोली गई थी कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस है वो कब से स्टार्ट हुआ है, इस एक्ट के आने से पहले, और वो कंटिन्यू चल रहा है इस एक्ट के आने के बाद, तब भी वो जो एग्रीव्ड वुमेन है वो एंटाइटल है इस एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन क्लेम करने के लिए। ओके तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अब देखो 2019 में एक ही क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि सिलेबस जब चेंज हो गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन रिड्यूस हो गए, तब भी डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आया है। अभी भी उसे एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस की कोई वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई है, वही 1 नंबर की अभी भी इसकी वैल्यू है। अब अपन चलते हैं 2021 के अंदर, देखते हैं कितने क्वेश्चन है इसके अंदर। सॉल्व कीजिए इसको। देखो इस चीज को अंडरलाइन कर लेना, स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आपको गलत स्टेटमेंट छांटना है। अभी देखो जो पहला ऑप्शन है, ये तो अभी अभी हमने देखा था कि प्रोटेक्शन ऑर्डर का अगर ब्रीच होता है तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा। उसके बाद अपॉन द सोल टेस्टिमनी ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन द कोर्ट में कंक्लूड दैट एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 31 हैज बीन कमिटेड बाय द अक्यूज। ये स्टेटमेंट भी सही है। ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर इज अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं। देखिए ये जो ऑफेंस है एज पर सेक्शन 31 ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। तो यहाँ पे जब आपको ऑप्शन में दिया गया है कि ये ऑफेंस क्या होगा, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, तो ऐसी सिचुएशन में ये स्टेटमेंट गलत है और आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है आपका, ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर।
करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है, करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, टाइम अप। देखो, प्रोटेक्शन ऑफिसर एक पब्लिक सर्वेंट होता है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन नहीं है, वो स्टेटमेंट नहीं है, तो अपन ने इसको कट कर दिया। पेनल्टीज प्रिस्क्राइब फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अपन और भी स्टेटमेंट देख लेते हैं। द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कैन बी लॉज्ड फॉर द ऑफेंस कमिटेड बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफिसर के अगेंस्ट में अगर आप कोई भी एक्शन लेना चाहते हो फॉर ब्रीच ऑफ हिज ड्यूटी, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी, उसके बिना आपको एक्शन नहीं ले पाओगे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, और आपका करेक्ट आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अब देखो 2021 के अंदर कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे? 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी कोई खास फर्क पड़ा नहीं है। जब अपन ने देखा था कि 2013 और 15 में एक क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद 2016 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि क्या हो रहा था, जब पुराना सिलेबस था तब भी डीवी एक्ट की वही वैल्यू थी, और जब सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया तब भी उसकी वही वैल्यू चल रही है। ओके, तो खास फर्क इसके ऊपर नहीं पड़ा है। ओके, अब अपन चलते हैं 2024 पर। ठीक है, सॉल्व करो इसको। डीवी एक्ट के बाद जब अपन दूसरा एक्ट लेंगे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, तब अपन टाइम पीरियड को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, है ना, 10 सेकंड के साथ रिड्यूस करेंगे। देखते हैं फिर क्या आप तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ओके, टाइम अप हो चुका है वैसे भी आपका। तो यहां पे देखो, आपको करना है ऑप्शन इज करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑल प्रोसीडिंग मस्ट बी इन कैमरा, नहीं। देखो यहां पे सीधी सीधी बात होती है, सेक्शन नंबर 16 में दिया हुआ है कि जो डीवी एक्ट के अंदर प्रोसीडिंग होने वाली है वो इन कैमरा प्रोसीडिंग हो सकती है अगर कोर्ट को लगता है तो। कोर्ट का डिस्क्रिशन उसमें काम में आता है जो सेक्शन 16 के अंदर दिया हुआ है, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 के हिसाब से जो प्रोसीडिंग है वो क्या है, इन कैमरा प्रोसीडिंग हो सकती है, बट एट द डिस्क्रिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, वही 35 सेकंड्स आपके लिए। अभी अभी हमने सॉल्व किया ये, मतलब कि देखो इस चीज से, ये ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर है ना, इसके ऊपर 3 क्वेश्चन आए टोटल। ठीक है, एक बार पूछा गया विच वन, ब्रीच ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज एन ऑफेंस, वो क्वेश्चन आया, उसका आंसर भी प्रोटेक्शन ऑर्डर था। फिर उसके बाद फिर से पूछा गया सेकंड टाइम कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ऐसी सिचुएशन में अपन ने देखा था कि वो वहां पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बताया हुआ था इसको, तो वो भी गलत हो गया। और सॉरी 2 क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन फिर से इसी चीज के ऊपर पूछा जा रहा है। तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रोविजन है, ये आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो यहां पे देखो अपन ने देखा था कि नॉन कॉग्निजेबल तो होता ही नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो वैसे हट गए। कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल होता है ये, ठीक है, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल होता है, तो ऐसे सिचुएशन में करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो ये अपना डीवी एक्ट खत्म हो चुका है, और हमने एक चीज समझ ली कि डीवी एक्ट से 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखो क्योंकि सिलेबस फिर से चेंज हुआ है ना, फिर से चेंज हुआ है, और अब वापस से नंबर ऑफ एक्ट्स बढ़ गए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होने वाला है, अब आपसे या तो 1 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा या 2 तो वैसे भी बहुत रेयरली पूछे गए, नॉर्मली 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अभी भी आप ये मान के चलिए कि आपसे 1 क्वेश्चन डीवी एक्ट से जरूर पूछा जाएगा। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्ट की तरफ। उससे पहले अपन इस वॉच को रीसेट कर लेते हैं। अपन अब करेंगे 25 सेकंड के अंदर सॉल्व, देखते हैं 25 सेकंड में आप सॉल्व कर पा दो क्या। जो एक्ट अपन कवर करने वाले हो, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। ओके, फर्स्ट टाइम ही 2021 के अंदर ऐड किया गया था जी एक्ट। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2021 में, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और जैसा मैंने बोला था आपको हर एक्ट के लिए ऐसे टेबल बना के चलनी है जिसके अंदर एक साइड आपको दिया हो कि कब असेंट मिली है और एक साइड दिया हो कि कब वो एनफोर्सेबल हुआ है।
ठीक है, तो ये वही है कि कब इस एक्ट को असेंट दी गई थी, पब्लिश इन द गेजेट ऑफ इंडिया का मतलब है कि कब इस एक्ट को जो है फाइनली वहां से असेंट मिली थी और ये ऑफिशियल गेजेट में जो है पब्लिश हुआ था। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है 23 दिसंबर 1986। ओके, जो करेक्ट आंसर है वो है 23 दिसंबर 1986। एक क्वेश्चन पूछा गया 2021 में, 2024 में भी देखो एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सॉल्व कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है। लास्ट 5 सेकेंड्स। ओके, टाइम अप। अब देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पूछा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स ओनली नहीं, पेड सैंपल्स ओनली नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सैंपल्स वेदर फ्री और अदरवाइज, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चाहे आप फ्री सैंपल दे रहे हो या फिर बदले में कुछ अमाउंट चार्ज कर रहे हो, दोनों ही सिचुएशन में उसको क्या माना जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन माना जाएगा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। अब देखो दो ही क्वेश्चन पूछे गए, मतलब सॉरी 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया, 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि इस एक्ट की वैल्यू क्या है, एक क्वेश्चन की। और अब क्योंकि सिलेबस बढ़ चुका है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एज सच ये क्वेश्चन आएगा, मतलब चांसेस हैं कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन से कोई क्वेश्चन ही ना पूछा जाए, प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी है। तो आप इस एक्ट को थोड़ा लाइटली लेके चल सकते हो। अब अपन चलने वाले हैं नेक्स्ट एक्ट पर, जिसको हम पॉश के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली कब काम आता है कि ये बेसिकली क्यों इंप्लीमेंट किया गया था, ये इसलिए इंप्लीमेंट किया गया था कि वर्क प्लेस पे जो वुमेन्स के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसको रोकने के लिए, है ना, उसको रोकने के लिए। अगर आपको याद होगा इस एक्ट से जुड़ा हुआ जो लैंडमार्क जजमेंट है उसका नाम है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ओके, तो ये जो एक्ट है वो इन गाइडलाइंस के ऊपर बेस्ड था। फिर उसके बाद हमारे सामने कौन सा इंसिडेंट हुआ था, 2012 के अंदर निर्भया इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ये एक्ट को फाइनली पास किया गया। ओके, तो ये हमारा सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ओके, देखो अब ये जो सारे एक्ट है ना ये 2021 में सिलेबस में ऐड किए गए, है ना। तो अब 2021 में इसलिए से फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखो भाई आपको कितनी देर में सॉल्व करना है, 25 सेकंड के अंदर। ठीक है, 25 सेकंड के अंदर आपको सॉल्व करना है। सॉरी 25 सेकंड के अंदर आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, अंडर द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमिटी एटलीस्ट कितना नंबर ऑफ द टोटल मेंबर सो नॉमिनेटेड शेल बी वुमेन, यानी एटलीस्ट कितने मेंबर से वो वुमेन होने चाहिए, है ना। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, टाइम अप। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है 1/2, यानी कि एटलीस्ट मतलब जितने भी मेंबर है उसमें से एटलीस्ट 50% क्या होने चाहिए, वो वुमेन मेंबर होने चाहिए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं अपन 2024 में। पहला क्वेश्चन, Who among the following does not include in the definition domestic worker under the act? ठीक है, women employed on temporary basis, women employed on permanent basis, women employed on part-time basis, any member of the family of the employer. ओके, टाइम अप। अब देखो यहां पे पूछी गई है डोमेस्टिक वर्कर की, ठीक है, तो वहां पे डोमेस्टिक वर्कर की डेफिनेशन के अंदर पूछा गया डज नॉट इंक्लूड, ठीक है, डज नॉट इंक्लूड, है ना। तो यहां पे देखो जो आपने टेम्परेरी बेसिस पे रखा हो, परमानेंट बेस पे रखा हो, पार्ट टाइम बेस पे रखा हो, ये तीनों ही जो है डोमेस्टिक वर्कर की डेफिनेशन में, लेकिन एनी मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ द एम्प्लॉयर ये डोमेस्टिक वर्कर की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते हैं, इसलिए जिसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 4, है ना। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
अगेन ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, वो कैसे है अभी मैं बताता हूं कि किस तरीके से एक अच्छा क्वेश्चन है। टाइम अब देखो यहां पे क्या है, बच्चों को देखो जिसको आंसर पता है उसके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जो बच्चा यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहेगा, जो तुक्का मारना चाहेगा, वो क्या गलती करेगा। देखो ये जो आपका एक्ट है किसका पार्ट है, एक क्रिमिनल पोर्शन का पार्ट है ना। क्रिमिनल पोर्शन का पार्ट है तो आपको क्या लगेगा कि देखो जो पावर होनी चाहिए वो क्रिमिनल कोर्ट की होनी चाहिए ना, तो आप आंसर क्या टिक करने वाले हो, ऑप्शन नंबर 3 टिक करने वाले हो। लेकिन यहां पे थोड़ा सा खेल है, क्या है कि यहां पे जो कमिटी है ना उसके पास जो पावर रहेगी वो सिविल कोर्ट वाली रहेगी। ठीक है, कौन सी रहेगी, सॉरी यहां पे ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, यहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वेस्टेड इन सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है, यानी कि सीपीसी के अंदर किसी भी सिविल कोर्ट को जो पावर्स दी गई हैं वो सारी पावर इंटरनल कमिटी के पास रहने वाली। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1। इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है उन लोगों के लिए जिनको इसका एक्यूरेट आंसर नहीं पता था, है ना, क्योंकि जिनको एक्यूरेट आंसर नहीं पता था वो तो सीपीसी देखते ही इसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, इन सबको एलिमिनेट कर देंगे, वो कंफ्यूज होंगे इन दोनों ऑप्शन में और फाइनली वो जाएंगे इसके ऊपर। लेकिन ध्यान रखना है आपको, यहां पे जो इंटरनल कमिटी है, ठीक है, उसके पास जो पावर है वो कौन सी वाली है, वो सिविल कोर्ट वाली है ना, सिविल कोर्ट वाली, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका रहने वाला है। ओके, तो ये एक भी खत्म हो गया। अब देखो 2 क्वेश्चन पूछे गए इससे, तो यानी कि आप ये देख रहे हो ये वाले जो एक्ट्स है इनसे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बहुत ज्यादा वेटेज इनको नहीं दिया जा रहा है। लेकिन देखो जैसा बोलते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, तो ऐसा नहीं है कि आप ये बोलो सर ये तो एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मैं उसको मैं लाइटली ले लेता हूं। अरे ये भी तो देखो कि एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो एक्ट कितना छोटा है, कितना इजी है याद रखना। वहीं पे आप जब बड़े एक्ट लोगे उसके अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए, फॉर एग्जांपल कोई भी एक्ट है उससे 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल टीपी है उसे 3 क्वेश्चन पूछे गए। अब आप ये देखो ना टीपी कितना बड़ा एक्ट है, कितना डिफिकल्ट एक्ट है, तो वहां पे 3 मार्क्स स्कोर करना, उसके बजाय यहाँ पे जो छोटे छोटे एक्ट है जिनके अंदर से 1-1 2-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये इजी है ना, प्रोविजन इजी है, लैंग्वेज इजी है, छोटे एक्ट है, आराम से फिट हो रहे हैं दिमाग में। तो यहाँ पे जो माइनर एक्ट है ना ये आपका स्कोर बहुत आगे लेके जाते हैं, तो इसलिए इन माइनर एक्ट्स को इग्नोर नहीं करना है, इनको भी ध्यान से पढ़ना है। ओके, तो आज का जो हमारा लास्ट एक्ट होने वाला है, 4th एक्ट होने वाला है पोक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, इसको हम पोक्सो के भी नाम से जानते हैं। ये एक्ट को आज हम अभी लास्ट में कवर करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था 2015 के अंदर। चलिए देखते हैं इसके भी क्वेश्चंस। ट्राई कीजिए कि टाइम लिमिट के अंदर आप इसको सॉल्व कर पाओ। टाइम अप। अब देखो यहां पे बढ़िया बात क्या है, शैल बी रिकॉर्डेड शैल बी रिकॉर्डेड शैल बी रिकॉर्डेड। तो कई बार बच्चे क्या करेंगे जल्दी जल्दी में यहां पे भी शैल बी रिकॉर्डेड पढ़ लेंगे, जबकि यहां पे क्या लिखा हुआ है शैल नॉट बी रिकॉर्डेड। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने नॉट वर्ड बीच में डाल दिया। तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को इजी और डिफिकल्ट बनाया जाता है। तो यहां पे जब उन्होंने शैल नॉट बी रिकॉर्डेड लिख दिया तो कई बार हो सकता है बच्चे इतनी ज्यादा टेंशन में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, टाइम भी जा रहा होता है उनका, कोई बच्चा है जो एंड में इसको सॉल्व कर रहा होगा, टाइम कम है, तो क्या करेगा जल्दी जल्दी में वो इसको भी शैल बी रिकॉर्डेड पढ़ लेगा, तो उससे गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां पे आपको पढ़ना है शैल नॉट बी रिकॉर्डेड, और यही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि जब भी आप सेक्शन 25 के अंदर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हो तो वहां पे अक्यूज के जो एडवोकेट है उसकी जो प्रेजेंस है वो मैंडेटरी नहीं है, वो वहां पर प्रेजेंट नहीं हो सकते। ओके, तो ये 2015 का फर्स्ट क्वेश्चन है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इजी क्वेश्चन, इसको मैं बहुत बहुत ज्यादा इजी कैटेगरी के अंदर डालूंगा, इजी क्वेश्चंस। ओके, टाइम अप। यहां पे बोला गया है कि जब भी आप बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो, यानी कि यहां पे नॉर्मली क्या होगा
कि बच्चा यानी कि अग्रीव पर्सन ही होने वाला है मोस्टली, ठीक है। तो वहां पे जब आप उस बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। फर्स्ट, द स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड एट द रेजिडेंस ऑफ चाइल्ड और द प्लेस वेर ही यूजुअली रिसाइड और द प्लेस ऑफ हिज चॉइस। बिल्कुल सही है ये चीज। As far as practicable to the statement should be recorded by woman police officer not below the rank of sub inspector who shall not be in uniform। ये statement भी correct है। The investigating officer shall ensure that at no point of time the child comes in contact in any way with the accused। ये statement भी सही, यानी कि ये तीनों statement सही है तो आपका correct answer होने वाला है all of the above, है ना। अब मैं ये बता दूं इस पूरी चीज को, इन पूरे ऑप्शन को डिफिकल्ट कैसे बनाओगे। यहां पे जो ये चीज दी है रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, है ना, तो यहां पे इस रैंक को अगर चेंज कर दिया गया ना तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा। सब इंस्पेक्टर को मैंने इंस्पेक्टर कर दिया या कांस्टेबल कर दिया तो अब क्या हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया ना। तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन के अंदर एमसीक्यू को डिफिकल्ट और इजी इस तरीके से बनाया जाता है। और देखो जब आपको ये पैटर्न समझ में आएगा ना कि एमसीक्यू को इजी और डिफिकल्ट कैसे बनाया जाता है, तो जब आप उस एक्ट को पढ़ रहे होंगे तो आपका दिमाग वैसे ही चलेगा कि एग्जामिनर इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर से क्वेश्चन कैसे बना सकता है। और जब आपका दिमाग इस डायरेक्शन में चलने लग जाएगा ना तो ट्रस्ट मी आपके लिए एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ईजी होगा, एक्ट्स को याद करना बहुत ईजी होगा। इसलिए जब भी आप एक्ट को रिवाइज कर रहे हो तो अपने दिमाग में ये डाल के चलो कि अगर इसके ऊपर क्वेश्चन मुझे बनाना होता तो मैं किस तरीके से क्वेश्चन बनाता है बनाती, है ना। तब आपको और भी एक्ट को पढ़ने में और भी ज्यादा मजा आएगा, समझ में आएगा और आप खुद को एज अ एग्जामिनर जब देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि एमसीक्यू बनाना थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है। इसलिए आपको यह भी पता चलेगा कि अच्छा हाई क्वालिटी अगर एमसीक्यू बनाने हैं तो वो कौन सा पोर्शन है जिसमें से आप हाई क्वालिटी एमसीक्यू बना सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आती है ना। तो अपना तो यही काम है, प्रैक्टिस करते रहना है जब तक अपन अपना टारगेट अचीव ना कर लें। ओके, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। 2015 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, अब अपन चलते हैं 2016 में। देखो अभी मैं बोल रहा था कि किस तरीके से को डिफिकल्ट बनाया जाता है और यहां पे देख लो वही चीज आ गई है, एग्जैक्टली वही चीज आई है जो अभी मैंने बोली थी। और मुझे नहीं लगता आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी आई होगी। इसका सीधा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं 2021 में। फाइव सेकेंड्स। ओके, टाइम अप। यहां पे देखिए करेक्ट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 कि देखो क्या होता है ना, जब आप पॉक्सो की बात करते हो तो वहां पे बाई अगर फॉर एनी रीजन अगर आपने किसी भी बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन किया तो मेडिकल जब आप एग्जामिनेशन करते हो उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स को टच करते हो या उनसे रिलेटेड कोई भी आपको एग्जामिनेशन करना है तो हो सकता है कि आपको वो एग्जामिनेशन किसी न किसी ऑफेंसिव कैटेगरी में आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में अब क्या होगा, अगर कोई भी डॉक्टर है वो एग्जामिनेशन करेगा तो उसके ऊपर पोक्सो का केस लग जाएगा। इस वजह से इस एक्ट में डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन दी गई है कि सर्टेन सर्कमस्टांस में अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो तो आपका वो जो एक्ट है ना वो किसी ऑफेंसिव कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में कौन से सर्कमस्टांस है, वो है सच मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट इज अंडरटेकन विद द कंसेंट ऑफ हिज पेरेंट्स। यानी कि अगर आपने पेरेंट्स की कंसेंट के साथ वो मेडिकल एग्जामिनेशन किया है तो फिर आपके ऊपर पॉक्सो के चार्जेस नहीं लग सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे। नॉट करेक्ट है, देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आपके लिए कि आपको क्या करना है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। ओके, टाइम अप। देखो नो रिपोर्ट इन एनी मीडिया शेल डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। द पब्लिशर और द ओनर ऑफ द मीडिया शेल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर द एक्ट्स एंड द ओमिशन ऑफ हिज एम्प्लॉइज, ये स्टेटमेंट सही है। ऑन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 and 2
1 or 2 of section 23, the accused shall be liable to be punished with imprisonment of either description for a period which shall not be less than 1 year, but which may extend to 2 years or with fine or with both. ये स्टेटमेंट जो है गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है? करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट जजमेंट वो सॉरी डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ओके, टाइम अप। अब देखो, इसको मैंने इजी क्वेश्चन क्यों बोला था, क्योंकि देखो आपने चाहे सीआरपीसी पढ़ाओ, अभी बीएनएसएस पढ़ रहे हो, तो आपको मोर और लेस जो एपीपी पीपी ये सब अपॉइंट होने की बात मिलेगी, वो स्पेशल प्रोसिक्यूशन ऑफिसर वाली बात मिलेगी, तो 7 साल आपको मिलती है, 10 साल मिलती है, अलग अलग जगह ही अलग अलग चीजें मिलती है। तो मोर और लेस आपको ये 2 ड्यूरेशन मिलती है ना। तो यहाँ पे एक ड्यूरेशन दी हुई है, 10 साल कहीं पे भी नहीं है। अब इसमें से किसी एक ऑप्शन में अगर 10 साल दे दिए जाते तो यही क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता, लेकिन दिया हुआ नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। एक तो ये डायरेक्टली बैरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए भी इजी है, और अगर आपको बैरेक्ट का प्रोविजन याद नहीं होगा तब भी आपके लिए ऑप्शन जो है इजी रहने वाला, ऑप्शन नंबर 3, 7 ईयर्स। 2021 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, अब अपन चलते हैं 2024 में। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे, इसलिए अब अपन क्या करने वाले हैं, ड्यूरेशन को रिड्यूस करेंगे। 20 सेकंड के अंदर अब अपन को लास्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। लास्ट 2 क्वेश्चन 20 सेकंड्स। ओके, टाइम अप। देखो यहां पे जो बच्चे के एविडेंस है ना, वो आपको करना होता है विद इन 30 डेज, और 1 साल के अंदर अंदर आपको ट्रायल खत्म करना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये स्टेटमेंट आपका एकदम सही है। 3 मंथ्स ये तो यहीं गलत हो गया, 30 डेज ये तो फिर भी सही है, लेकिन ट्रायल वाला ड्यूरेशन गलत हो गया, फिर यहाँ पे ये गलत हो गया। तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ये ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, अब अपन चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, है ना। 20 सेकंड का टाइम है आपके पास, एकदम तैयार रहिए। 20 सेकंड। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। ओके, टाइम अप। यहां पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर वो पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड और एनी अदर पर्सन इन होम द चाइल्ड हैज ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, और इसी के साथ हमारे पॉक्सो वाले जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि ये जो माइनर एक्शन से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा रहे हैं, यानी कि अभी भी इनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, ये जो एक्ट्स हैं बहुत छोटे छोटे एक्ट्स हैं, ठीक है, लैंग्वेज इनकी इजी है, तो इन एक्ट से ये जो 1 या 2 क्वेश्चन बन रहे हैं उनको सॉल्व करना कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं होने वाला है। इसीलिए आपको क्या करना है, इन एक्ट्स को अच्छे से पढ़ना है, ताकि यहां पे आप अपना मैक्सिमम स्कोर कर पाओ, और जहां पे गलती होने के चांसेस, जो डिफिकल्ट एक्ट होते हैं, बड़े बड़े एक्ट होते हैं जहां पे चीजें याद नहीं रह पाती, तो वहां पे आप जो है एडजस्ट कर पाओ। इसलिए आपको क्या करना है, माइनर एक्ट्स को अच्छे से पढ़ना है, ताकि एटलीस्ट माइनर एक्ट से आपके सामने अलग अलग एक्ट को मिला के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, एटलीस्ट आप उन क्वेश्चन को 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर विद सम न्यू सब्जेक्ट एंड विद सम न्यू एनालिसिस। गुड बाय।